कंटेन्स लीज। सबसे पहला काम ये होता है जब आप कभी भाई ये लीजेस पर स्टैंडर्ड है, अप्लाई करना है कि नहीं करना, तो सबसे पहले क्या चेक किया जाता है? सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप देख रहे हैं क्या वो लीज है। अगर वो लीज है तभी आप इंड एस 116 अप्लाई करेंगे, अन्यथा आप 116 अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो मुझे ये बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स लीज, अगर इसको देखना हो तो कैसे आप अपने पास चेक करते हैं? तो हमने आपसे कहा था कॉन्ट्रैक्ट contains lease if such contract conveys rights। अब मैं इसको रेड पेन चलो रेड पेन से लिख देते हैं, rights to control use of identified assets for period of use in exchange of consideration। तो मैं थोड़ा सा आपको बस ना ये याद करा रहा हूं कि आप क्या क्या पढ़ चुके हैं और आपको अपने पास अब क्या करना है। कुणाल, आपने कुछ भी नोट नहीं करना, आप नोट करना चाहें तो लेटर ऑन आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मुझे ये बताओ, इसके अंदर दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बताओ वो दो वर्ड्स कौन कौन से हैं? एक तो है राइट टू कंट्रोल यूज और दूसरा है आइडेंटिफाइड एसेट्स। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर मान लीजिए, हाँ बेटा ई, दिस इज द फर्स्ट शीट, तो हमारे पास ये दोनों जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों हैं तो लीजेस है, अन्यथा नहीं है। इसका मतलब लीज है कि नहीं है ये जानने के लिए सबसे पहले हमको ये दो चीज चेक करनी पड़ती हैं। तो फिर इसके अंदर भी मैंने आपको हल्का सा बताया था कि आइडेंटिफाइड एसेट क्या होते हैं, जो मार्क्ड होते हैं। एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, यानी जो मार्क्ड हैं, यानी जो पहचान में आ सकते हैं, एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली, यानी कि उनको हमने किसी नंबर से बता रखा है कि ये वाला एसेट है, या इम्प्लिसिटली कि अंडरस्टूड है कि इसी की बात चल रही है, तो हम उसे बोलते हैं आइडेंटिफाइड एसेट। और साथ में जो सप्लायर होना चाहिए, इट शुड नॉट हैव सब्सटेंटिव substitution राइट्स। सप्लायर के पास उसे बदलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो मुझे फटाफट से बताओ, इन दोनों को अगर मिलकर पढ़ो तो बताओ क्या हो गया। जो एसेट हमें मार्क्ड है कि किसकी बात चल रही है, तथा सप्लायर उसको बदल नहीं सकता, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं एंड, तो हम क्या बोलते हैं कि वो आइडेंटिफाइड एसेट है। मैंने इस पर ज्यादा आपके साथ बातें नहीं की हैं। फिर राइट टू कंट्रोल का क्या मतलब होता है? राइट टू कंट्रोल का क्या मतलब है? मतलब आप उस एसेट का कंट्रोल रखते हैं, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे पास ऐसे में कस्टमर्स should obtain substantially all economic benefits from assets। अगर आप उस एसेट से इकोनॉमिकली सारे बेनिफिट ले सकते हैं तो वो राइट टू कंट्रोल आपके पास आता है। एंड दूसरी कंडीशन भी है कि हमारे पास पावर होनी चाहिए या राइट होना चाहिए टू डायरेक्ट यूज, यानी मैं लिख दूं कस्टमर शुड हैव, ठीक है ना, पहले यहां लिखा है फिर भी लिख देता हूं, कस्टमर शुड हैव राइट टू डायरेक्ट यूज ऑफ एसेट्स। हमारे पास ताकत होनी चाहिए कि हम फॉर व्हाट एंड हाउ
हम आइडेंटिफाई कर सकें कि वो एसेट कैसे यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, ये पावर हमारे पास होनी चाहिए। मान लीजिए ये दोनों कंडीशन भी पूरी हो जाए, ये दोनों कंडीशन भी पूरी हो जाए, बदले में कंसीडरेशन भी है, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ यूज भी है, उस केस में हम बोलेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लीज है, इस कॉन्ट्रैक्ट में लीज है। मैंने इसके ऊपर ज्यादा बातें आपके साथ नहीं की, बस मैंने आपके साथ यह कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में हमको सबसे पहले लीज देखनी चाहिए। स्टेप 2, हमें अब क्या करना चाहिए बताओ? हमें सेपरेट करने चाहिए लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट्स। हमें लीज और नॉन लीज कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाहिए कि यानी इसके अंदर अगर कोई लीज का कंपोनेंट है, कोई नॉन लीज कंपोनेंट भी है, तो उसको अलग करना चाहिए। मैंने आपके साथ ये डिस्कस नहीं कर रखा है, तो मैं आपको मार्क करवा दूं कि ये पॉइंट हमने अभी आपके साथ फिर से पढ़ने हैं। ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे, बट मैंने इसके ऊपर आपके साथ ज्यादा बातें नहीं करी हैं। मैंने आपसे सिंपली कहा कि हम अपने पास सिर्फ ये 2 पॉइंट देखते हैं। बच्चे ने बोला लीज को हम कब चेक करते हैं, बताइए। ये चेकिंग हम किस दिन करते हैं? ये चेक करते हैं एट इंसेप्शन ऑफ लीज। जिस दिन आप लीज का साइन करते हो उस दिन आप अपने पास इसको चेक कर लेते हो। अब बारी आती है इसके बाद अगले स्टेप की, स्टेप नंबर 3। अब आप कैलकुलेट करते हो कि लीज टर्म क्या है। भाई अब लीज पता चल गई तो मुझे फटाफट से पहले बताओ, कॉन्ट्रैक्ट में लीज थी, ये आपने ढूंढ ली, फिर उसमें से नॉन लीज को छांट के अलग कर दिया, वो भी हो गया, तो अब क्या बच गया? अब तो केवल और केवल लीज का कॉन्ट्रैक्ट बच गया ना। इसका मतलब आपने अपने पास जो कॉन्ट्रैक्ट में नॉन लीज था उसे हटा दिया और केवल लीज वाले पार्ट को आपने उठा लिया। अब आप क्या करेंगे? कैलकुलेट लीज टर्म। अब मुझे फटाफट से बताओ लीज टर्म कैसे निकालते थे? लीज टर्म क्या थी? तो लीज टर्म थी हमारे पास जो आपका नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, यानी वो पीरियड विच कैन नॉट बी कैंसल्ड। इसका मतलब नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस हमारे पास वो पीरियड जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि रिन्यूअल पीरियड विच लेजी इज एक्सपेक्टेड टू रिन्यू। जो आप रिन्यू कर लेंगे, ये हमको लगता है कि हम रिन्यू कर देंगे, प्लस जो ऑप्शनली टर्मिनेबल पीरियड है, जिसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, जिसको लेजी टर्मिनेट करता है, बट लेजी is not expected to terminate, जिसके लिए लेजी टर्मिनेट नहीं करेगा। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि इसका मतलब यह हो गया कि इन दोनों में आपको अपनी जजमेंट अप्लाई करनी पड़ती है? इन दोनों में इन्वॉल्व्स जजमेंट्स, यानी यहां पर सब्जेक्टिविटी है कि आपको अपने पास चेक करना पड़ता है कि भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ये किस दिन की जजमेंट है? फटाफट से बताओ। इन्वॉल्व्स जजमेंट ऑन, कौन से दिन की जजमेंट होती है? ये किस दिन हम अपने पास ये जजमेंट अप्लाई कर रहे हैं? वेरी गुड प्रणव, अमन, आयुष, दिस इज ऑन कमेंसमेंट डेट्स। अच्छा मुझे ये बताओ व्हाट इज कमेंसमेंट डेट, क्योंकि यहां ऊपर एक इंसेप्शन डेट भी थी, ये कमेंसमेंट डेट भी है। तो व्हाट इज कमेंसमेंट डेट? कमेंसमेंट डेट है जब आपके पास एसेट्स ट्रांसफर हो जाता है फॉर यूज, जब आपको वो एसेट मिल जाता है, हैंड ओवर हो जाता है, हम उस दिन बोलते हैं कि ये हमारे पास कमेंसमेंट डेट है। अब हमने अपने पास ये लीज को भी, लीज टर्म को भी ढूंढ लिया। जब लीज टर्म को भी ढूंढ लिया तो अब उसके बाद में आपके पास आ गया कि हमारे पास जो लेजी है हम उसके बारे में बात करेंगे कि लेजी के बारे में कि क्या होगा। तो मुझे फटाफट से ये बताओ कि लेजी के लिए हमने अपने पास एक रिकॉग्निशन बेसिस बनाया था।
हमने एक रिकॉग्निशन बेसिस बनाया था, तो उस रिकॉग्निशन बेसिस के मुताबिक हमने अपने पास क्या कहा, हमने कहा कि आपको एट कमेंसमेंट आपको एक जर्नल एंट्री डालनी पड़ेगी। तो मुझे फटाफट से बताओ जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ROU एसेट अकाउंट डेबिट्स टू लीज लायबिलिटी। इसका मतलब आपको अपने पास जब रिकॉग्निशन करनी है तो आपको ROU एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी डालनी पड़ेगी। तो जब मैंने एसेट की बात करी तो एसेट का अमाउंट कितना था, एसेट के अमाउंट के लिए हमने कहा कि दिस शुड बी इक्वल टू द इनिशियल वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी प्लस, इसके अलावा कुछ और चीजें थी, नजदीक कर देना शशि। इसके अलावा जो हमने अपने पास पेमेंट्स कर रखी हैं पेमेंट्स ऑन और बिफोर कमेंसमेंट डेट, कमेंसमेंट डेट से पहले या कमेंसमेंट डेट वाले दिन कोई पेमेंट्स हैं तो लेस लीज इंसेंटिव्स, अगर कोई इंसेंटिव्स मिले हैं, कोई नगद नारायण मिला है तो हम उसको क्या कर देंगे, इसके अंदर से हम उसके अंदर से उसको हटा देंगे लीज इंसेंटिव्स को। फिर इसके बाद हमने कहा इसमें और क्या जोड़ना पड़ेगा, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट यानी जो आपका खर्चा आता है शुरुआत में, प्लस आपको इसमें एक प्रोविजन ऐड करनी पड़ेगी, प्रोविजन फॉर ड्रॉल, क्योंकि आपने अपने पास लीज लायबिलिटी में जो लिखना है वो तो सिर्फ इनिशियल वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी है। तो इसका मतलब जो आपने पेमेंट कर रखी है वो टू बैंक में आ जाएगी या एडवांस में आ जाएगी, ठीक है ना, ये यहां आ जाएगी, ये यहां आ जाएगी। और मुझे बताओ आईडीसी भी कहां आ जाएगा, आईडीसी भी यहीं पे आ जाएगा। और प्रोविजन फॉर ड्रॉल यानी कि जो आपने प्रोविजन बनाई थी फॉर ड्रॉल वो भी साथ में आएगी। तो ये हमने आपके साथ बात करी कि ये आपकी पहली एंट्री बनती है। फिर और चलते हैं, इसी के कंटिन्यूएशन में आगे डिस्कस कर रहा हूं मैं। जब मैंने आपसे कहा लीज लायबिलिटी का अमाउंट तो आपने कहा ये होगा इनिशियल लीज लायबिलिटी विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स आफ्टर कमेंसमेंट डेट्स। मुझे ये बताओ व्हाई आई एम राइटिंग आफ्टर कमेंसमेंट डेट्स, फटाफट से बताओ मैंने ये आफ्टर कमेंसमेंट डेट क्यों लिखा। मैंने कहा लीज पेमेंट्स जो की जाएंगी आफ्टर कमेंसमेंट डेट्स, क्योंकि कमेंसमेंट डेट वाले दिन जो पेमेंट कर दोगे वो लायबिलिटी थोड़ी ना है, जो कमेंसमेंट डे वाले दिन पे कर दोगे वो लायबिलिटी थोड़ी ना है, वो तो आपने अपने आप पहले ही अपने एसेट में डाल करके बैंक क्रेडिट कर दिया। जो आपने पेमेंट की ऑन और बिफोर कमेंसमेंट डेट वो तो आप पहले ही बैंक में और एडवांस में डाल के इसमें डाल चुके, तो व्हाई इट विल बी लायबिलिटी। ओके, तो लायबिलिटी में हमारे पास जो आएगी दैट विल बी आफ्टर कमेंसमेंट डेट। जब मैंने कहा प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो रेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो रेट कौन सा होगा, इट विल बी इंप्लिसिट रेट्स ऑफ रिटर्न। ये इंप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न किसका होगा, लेजर का होगा, यानी जो लेजर है उसका रेट होगा। और अगर ये अवेलेबल ना हो, इफ नॉट अवेलेबल, क्योंकि ऐसा होगा कि ये अवेलेबल नहीं होगा, तो ऐसे में हम क्या लेंगे, हम इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट लेंगे। किसका इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट लेंगे, ऑफ लेजी या ऑफ लेजर वो लेंगे ऑफ लेजी। हम लेजी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट लेंगे अपने पास, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट नहीं करना होता, ये हमेशा आपको सवाल में गिवन होता है। इसका मतलब या तो इंप्लिसिट रेट होगा या ये वाला होगा। ये मैं आपको लेटर ऑन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, लेटर ऑन कैलकुलेट करना सिखाएंगे इन बुक्स ऑफ लेजर्स। लेजर की बुक्स में हम इसे कैलकुलेट करना सीखेंगे, तो ही फॉर द टाइमिंग अभी मुझे इसकी चर्चा नहीं करनी है। जब मैं बोलता हूं लीज पेमेंट्स, तो लीज पेमेंट्स में बताओ क्या क्या लीज पेमेंट्स आती है। तो लीज पेमेंट्स में ड्यूरिंग लीज टर्म और एट द एंड ऑफ लीज टर्म। तो मुझे फटाफट से बताओ ड्यूरिंग लीज टर्म जो पेमेंट्स की जाती है वो कौन कौन सी पेमेंट्स हो सकती हैं। दीज कैन बी द फिक्स्ड लीज पेमेंट्स, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, FLP,
जिनको हम बोलते हैं कि भाई ये FLP है, ये तो हमको पे करना पड़ेगा, यानी ये फिक्स है कि आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। दूसरा होता है इन सब्सटेंस फिक्स्ड, यानी दूसरा हो गया कि जो फिक्स्ड है नहीं लेकिन इन सब्सटेंस फिक्स्ड है। मुझे फटाफट से बताओ, इन सब्सटेंस फिक्स्ड जो होते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर बेस्ड ऑन टाइम और यूसेज। ये बेस्ड ऑन सम टाइम और यूसेज होता है, और इसमें जो मिनिमम अमाउंट पे करना होता है, जो मिनिमम अमाउंट पे करना होता है, that is called in substance fixed lease payments. In substance fixed lease payments. अच्छा, मुझे ये बताओ, जो आपका लेटर ऑन पे करना पड़ेगा ड्यू टू एक्सेस यूसेज और टाइम, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कॉन्टिंजेंट रेंट। इसे क्या बोलते हैं? कॉन्टिंजेंट रेंट। याद आया आपको? यानी वो कॉन्टिंजेंट रेंट है। मुझे फटाफट से बताओ, ये लीज पेमेंट है, ये लीज पेमेंट है, लेकिन कॉन्टिंजेंट रेंट इज नॉट लीज पेमेंट्स। इसका मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था। बताओ कॉन्टिंजेंट रेंट का ट्रीटमेंट क्या था? कॉन्टिंजेंट रेंट का ट्रीटमेंट था इट ट्रांसफर टू P&L। हम ये P&L अकाउंट में डाल देंगे एज एंड व्हेन occurring, as and when occurring। जब भी ये अकर होगा हम तब उसे कॉन्टिंजेंट रेंट में डाल देंगे। तो इन्हें बोलते हैं अपने पास इन सब्सटेंस फिक्स। इसके अलावा होता है एक वेरिएबल लीज पेमेंट्स, जो कि बेस्ड, बताओ किस पर होते हैं? दीज आर बेस्ड ऑन सम रेट और बेंचमार्क। भाई इन्फ्लेशन का रेट, या हमारे पास कोई लाइबॉर जैसा, तो मैंने यहां पर आपको यह भी कहा था लाइबॉर जैसी चीजें बंद हो रही हैं, लेकिन आपके इस किताब के सवालों में अभी भी लाइबॉर जैसी चीजें चलती रहेंगी। तो लाइबॉर के ऑल्टरनेट रेट्स जो भी अगर कभी आपको दिख जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि लाइबॉर धीरे धीरे अब खत्म हो जाएगा। तो मुझे फटाफट से बताओ, लीज पेमेंट्स के अंदर ये आता है लीज पेमेंट्स में, ये आता है लीज पेमेंट्स में, ये भी आता है लीज पेमेंट्स में। ओके, ये तीन चीजें लीज पेमेंट्स में, ये लीज पेमेंट्स में नहीं होता। मुझे बताओ इसके अलावा एट द एंड में हम क्या क्या चीजें पे कर सकते हैं? एक होती है परचेज ऑप्शन। कई बार हमको लेजर कहता है कि परचेज ऑप्शन है, तुम चाहो तो इसे खरीद सकते हो। अगर परचेज ऑप्शन है तो बताओ परचेज ऑप्शन हमारे पास क्या है? ये भी लीज पेमेंट्स में आएगी। द आंसर इज यस, ये भी लीज पेमेंट्स में आएगी। इसके अलावा और कौन सी चीज हो सकती है? रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, जिसे हम बोलेंगे RVG। इसका मतलब रेजिडुअल वैल्यू गारंटी भी यहां पर आ सकती है, यह भी हमारे पास लीज पेमेंट्स कहलाती है। इसके अलावा कभी कभार कोई पेनल्टी हो सकती है, पेनल्टी आ भी सकती है, जा भी सकती है। मैं वर्ड पेमेंट के एंगल से बोलूंगा तो बोलूंगा जो पेनल्टी हमको पे करनी पड़ती है। इसका मतलब ये हो गया जो पेनल्टी टू बी पेड, एक्सपेक्टेड टू बी पेड, इसको हम प्लस करेंगे तो ये एक्सपेक्टेड टू बी पेड है, तो ये भी लीज पेमेंट्स आती है। तो मुझे फटाफट से बताओ, ये सब लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू को इनिशियल लीज लायबिलिटी कहा जाता है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपने पास कैलकुलेशन मैथमेटिकली कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम अदरवाइज नहीं आएगी। अच्छा, और हम बात करते हैं कि हमने आपके साथ और इसके अंदर क्या बता दिया था। ये हमने अपने पास जब बताया तो फिर उसके बाद मैंने आपको इसी कंटिन्यूएशन के बाद मैंने स्टार लगा के बोला कि लेटर ऑन क्या होता है। तो लेटर ऑन ROU एसेट को हम लोग क्या करते हैं? हम इसको डेप्रीशिएट करते हैं। क्या हमारा ROU एसेट जो है वो लेटर ऑन डेप्रीशिएट होता है? द आंसर इज यस। कितने पीरियड में डेप्रीशिएट होता है? ओवर यूजफुल लाइफ और लीज टर्म, विच एवर इज हायर के शॉर्टर।
किसके ऊपर भाई, यूजफुल लाइफ और लीज टर्म, तो हम उसको लॉन्गर पीरियड में डेप्रिशिएट करेंगे कि शॉर्टर पीरियड में डेप्रिशिएट करेंगे? द आंसर इज जो भी हमारा शॉर्टर पीरियड है हम उसके अंदर इसको डेप्रिशिएट करेंगे, उसको अपने पास काम खत्म करेंगे। इसके अलावा आरओयू एसेट को इंपेयर भी करना पड़ सकता है। इंपेयरमेंट अभी आपने पढ़ी नहीं है, वो मैंने आपको बोल दिया कि आप इंड AS 36 के हिसाब से इसको आप इंपेयर भी करेंगे, अपने पास उसको खत्म भी कर डालेंगे। बच्चा पूछ सकता है कि सर क्या इसको रीवैल्यू भी किया जा सकता है? द आंसर इज यस, कैन बी रीवैल्यूड, क्योंकि ये आपके लिए एक बिल्कुल नॉर्मल एसेट है, तो आप इसको रीवैल्यू भी कर सकते हैं एज पर इंड AS 16, इंड AS 16 के हिसाब से ये रीवैल्यू भी हो सकता है। इसके अलावा जो आपकी लीज लायबिलिटी है, तो लीज लायबिलिटी के ऊपर आप कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? फाइनेंस चार्जेस। और फाइनेंस चार्जेस को आप कहां ट्रांसफर कर देते हैं? फाइनेंस चार्जेस को P&L के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इसके अलावा जो फाइनेंस लायबिलिटी है, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में कहां पर आती है? फाइनेंशियल लायबिलिटी में आती है। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, आपको चेक करना पड़ता है कि जो भी आपने विद इन 12 मंथ पे करना है, विद इन 12 मंथ विदाउट इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के, तो जो भी आपने पे करना है वो शॉर्ट टर्म हो जाता है, रेस्ट क्या हो जाता है? ये लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो ये हमारी एक लीज लायबिलिटी होती है। मैंने आपके साथ, और ये आरओयू एसेट को कहां दिखाते हैं बैलेंस शीट में? ये आप अपने पास सेपरेटली शो करते हैं या आप अपने पास पीपीई का पार्ट बनाकर दिखाते हैं? बोथ आर अलाउड। आप पीपीई के नीचे, पीपीई के बाद में या पीपीई के साथ में, आप दोनों में से कोई एक तरीके से आरओयू एसेट को दिखा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि आपके पास दीज ऑप्शंस आर देयर। एक बार रवि, शशि, श्रुति बंसल को कोई प्रॉब्लम आ रही है? एक बार बात करो उन बच्चे से। तो मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास लेटर ऑन की बातें थी, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मैं कुछ बातें आपके साथ और भी करना चाहता हूं। क्या मैं इसी के अंदर, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं कुछ और बातें भी करना चाहता हूं। तो हम और जो बातें आपके साथ करते हैं, क्या इंड AS 116 में कुछ एक्सेप्शन भी हैं जिन पर ये अप्लाई नहीं होता? ये कौन सी लीजेस पर नॉट एप्लीकेबल है? तो मैंने कहा ये जो आपके पास एक्सप्लोर करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज हैं, उन पर अप्लाई नहीं करता। सर्टन लाइसेंस एग्रीमेंट्स पर ये अप्लाई नहीं करता। बायोलॉजिकल एसेट्स, इन पर ये अप्लाई नहीं करता है अपने पास। सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स, इन पर अप्लाई नहीं करता है। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास इन केसेस के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात आ गई, लीजेस में मुझे और कोई चर्चा नहीं करनी है, इसके बारे में मैंने अभी चर्चा नहीं करनी है। देयर आर सम पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड हियर, मैंने इस पॉइंट को अभी तक डिस्कस नहीं किया। लीज टर्म मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसमें मैंने आपके से एक बात करी थी। बताइए, ये रिकॉग्निशन बेसिस जो आप पढ़ रहे हैं, क्या इसका कोई इसमें एग्जम्पशन भी है? कुछ याद आए तो बताना। क्या इस रिकॉग्निशन बेसिस को जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें कोई एग्जम्पशन भी है? द आंसर इज यस। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि दो केसेस में हम अपने पास ये रिकॉग्निशन से एग्जम्पशन दे देते हैं। वो कौन कौन सी हैं? जिनकी हमारे पास लो वैल्यू एसेट्स होते हैं उनके केसेस में, या जिनका लीज टर्म कितना है? लेस देन 12 मंथ। हम उन केसेस के अंदर क्या कर देते हैं? उसको एग्जम्प्ट कर देते हैं। तो ये मैंने आपके साथ अभी चर्चा करी नहीं है, इसका मतलब यू मस्ट नो कि मैं कुछ इसके बारे में बात करूंगा। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, यहां पर भी एक प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट आएगा। तो वर्ड प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट को जो है ना, कोई खाली इधर नहीं आएगा, इधर भी कोई प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट आएगा, बट आई होप वो जब आएगा तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैंने बताया कि देयर इज समथिंग टू बी डिस्कस्ड हियर आल्सो रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। इसके अलावा मैंने आपके साथ इतना करने के बाद एक बात और भी करी थी। अब क्या बात करी थी, मैं जरा इसका प्रिंट आउट ले लूं। स्टैंडर्ड बहुत ही सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इसमें टर्म्स बहुत ज्यादा हैं, चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं, तो बच्चे को लगता है ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है नहीं, अदरवाइज
लंबा है, दिस इज द प्रॉब्लम कि थोड़ा सा लंबा भी है ये। मैंने इसके बाद आपके साथ एक बात और भी स्टार्ट की थी। मैंने बोला था सबसीक्वेंट चेंजेस। बताओ सबसीक्वेंट चेंजेस इन लीज क्या हो सकती हैं? तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास हो सकता है लीज रेंट बदल जाए, लेटर ऑन सबसीक्वेंटली चेंज हो जाए, चाहे ड्यू टू कोविड या नॉन कोविड। इसका मतलब हमारा सबसीक्वेंट जो अमाउंट है लीज रेंट वो बदल सकता है। क्या हमारी लीज मॉडिफाई भी हो सकती है? यानी जहां पर लेजी प्लस लेजर एग्री करें और लीज मॉडिफाई भी हो सकती है। और मॉडिफाई में बताओ क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है? या तो कुछ इंक्रीज हो सकता है स्कोप में, या डिक्लाइन हो सकता है स्कोप में। इसके अलावा क्या हमारे को रीमेजरमेंट भी कभी ना कभी करनी पड़ सकती है? हां, रीमेजरमेंट में हमने कहा हमारे एस्टिमेट्स भी बदल सकते हैं और हमारे ऑप्शंस के बारे में विचार भी बदल सकते हैं कि भाई ये ऑप्शन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मुझे बताओ, दो जगह पर आपने अपना जजमेंट लगाई थी, वो जजमेंट दो जगह पर कहां पर लगाई थी? रिन्यूअल ऑप्शन। क्या आपको याद है? रिन्यूअल ऑप्शन पे जजमेंट लगाई थी कि भाई इसको ऑप्ट करें कि ना करें, हम इतना लीज टर्म लें। तो रिन्यूअल ऑप्शन ये हो सकता है शुरुआत में आपने कहा मैं नहीं लूंगा या लूंगा, लेटर ऑन आप कहें मैं लूंगा या नहीं लूंगा, इसका मतलब दिस ऑप्शन विल चेंज। और परचेज ऑप्शन, आपको परचेज करने की ऑप्शन थी, शुरुआत में आपने कहा मैं उसे खरीदूंगा नहीं, लेकिन लेटर ऑन आपने कहा नहीं नहीं मैं इसे खरीदूंगा। इसका मतलब मैं अपने पास इन दैट सिचुएशन अकॉर्डिंगली इसके ऊपर अगर कुछ होता तो चर्चा करूंगा। मैंने इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की। इसके अलावा आप अपने पास अपने एस्टिमेट चेंज करते हैं। बताओ एस्टिमेट कौन कौन से चेंज होते हैं? हमारे एस्टिमेट चेंज हो सकते हैं जो वेरिएबल लीज पेमेंट्स हैं ये बदल सकती हैं, या आरवीजी भी लेटर ऑन जो आपका अमाउंट है, क्योंकि ये भी एक्सपेक्टेड अमाउंट होता है, ये भी बदल सकता है, या जो पेनल्टी का अमाउंट है ये भी लेटर ऑन बदल सकता है। तो अगर मान लीजिए ये चीजों में कोई चेंज आता है तो मैं अपने पास ऐसे में एक प्रोसेस लगाता हूं, तो मैं अपने पास चेंज इन एस्टिमेट करके दिखाता हूं, चेंज इन एस्टिमेट। और इसमें भी हमारे पास कोई पॉइंट आएगा, ये भी हमने डील करना है और ऑफ कोर्स उसके बाद भी डील करना है। ये एक लंबा पॉइंट है, यहां तक का मैंने आपके साथ चर्चा पिछली क्लास में की थी। क्या आपको याद आ गया यहां तक? अब मुझे फटाफट से बताइए, क्या आप एक सवाल करना चाहते हैं? इसी मुद्दे के ऊपर एक सवाल कर लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है? तो मैं इसी मुद्दे पर एक एग्जाम्पल ड्राफ्ट कर लेता हूं, फिर मैं आपको अपने पास आगे ले जाऊंगा। तो मैं इसमें से आलतू फालतू चीजों को रब करके प्रिंट निकाल दूं कि आप अगर इसको लेटर ऑन ड्रॉ करना चाहें तो, हालांकि मैंने ये ड्रॉ किया होगा क्लास में भी, बट फिर भी आप दोबारा करना चाहें तो खत्म कर सकते हैं। हाँ सचिन बेटा, अभी वो हमारी टीम आपको, आप एक बार रवि सचिन से बात करो ना, सचिन क्या कह रहे हैं? अच्छा मुझे ये बताइए, मसालेदार सवाल बना दूं क्या?